हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है शाहनवाज कुरैशी और आप देख रहे हैं बायोकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें अब तक हम क्या देख चुके, अब तक हम उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख चुके, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख चुके, पॉलिनेशन क्या होता है ये भी देख चुके, कितने तरह का होता है ये भी देख चुके। लास्ट लेक्चर जो था वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हमने आपको बेसिक आइडिया दिया था और आपको बताया था कि पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो पॉलिनेशन के जो एजेंट होते हैं आपके वे दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट, एक होता है एबायोटिक एजेंट। पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय एयर आपके क्या कहलाए जाते हैं, ये एबायोटिक एजेंट होते हैं। और पॉलिनेशन बाय एनिमल, जिन्हें हम बायोटिक एजेंट या जूफिली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो अब हम आज आगे की तरफ चलते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पहले क्या बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर्स का एडेप्टेशन और बायोटिक एजेंट से पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर का एडेप्टेशन। ठीक है, तो इन दोनों फ्लावर का जो एडेप्टेशन थे, वेरियस एडेप्टेशन से उनको बताया था। जैसे कि अगर कोई फ्लावर एयर से पॉलिनेटेड हो रहा है या वाटर से पॉलिनेटेड हो रहा है तो उसे फ्रेगनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है उसे। ठीक है, फ्रेगनेंस की, नेक्टर की या कलरफुल फ्लावर रखने की उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके के बायोटिक एजेंट से पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर है, या तो वो उसे पोलन ग्रेन खाने के लिए देगा, फूड देगा, फ्रेगनेंस उसे अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसे जो है कलरफुल पैटर्न्स जो होते हैं फ्लावर के वो भी उसे अट्रैक्ट करेंगे। और उसके अलावा कुछ फ्लावर्स ऐसे एडेप्टेशन भी करते हैं, जैसे कि वो अपने साथ में अपने साथ में उन्हें अपने अंदर अंडे रखने के लिए जगह भी देते हैं, जिसके थ्रू जिसके अंदर आपके इंसेक्ट जो होते हैं ना वे अंडे दे सकते हैं, यानी उन्हें अंडे देने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब फ्लावर की एडेप्टेशन होती है जो बायोटिक एजेंट्स के अंदर देखने मिलती है। ठीक है, आज एक एक करके हम इन सभी को देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा आता है वो आता है एनिमोफिली। क्या आता है? एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या हो गया? एनिमोफिली का मतलब हो गया कि पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशन बाय एयर। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लावर एयर से पॉलिनेट हो जाए, वैसे पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बाद लेक्चर हुआ है ना, तो इसी वजह से इस तरह से बताना पड़ रहा है। तो अगर आपका फ्लावर एयर से पॉलिनेट हो रहा है तो फ्लावर्स को क्या एडेप्टेशन रखनी है? पॉलिनेशन बाय एयर, हवा के थ्रू पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने हैं। तो सबसे पहले तो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? लाइट वेट के होने चाहिए। तो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? एनिमोफिली से होने वाले जो फ्लावर हैं उनका जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स वे कैसे होने चाहिए? वे होने चाहिए आपके लाइट वेट, हल्के वजन के होने चाहिए, ताकि इजीली हवा के प्रभाव में वे एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाएं, मूव कर जाएं। उसके अलावा अब हवा में, अब ऐसा तो है नहीं हवा हर स्टिग्मा के पास जाएगी बोलेगी लो भाई मैं पोलन ग्रेन लेकर आया हूँ, ऐसे तो नहीं है। तो इसीलिए स्टिग्मा को भी कुछ ना कुछ एडेप्टेशन लेनी पड़ेगी। स्टिग्मा को अपने आसपास फीदर्स जैसी अपीयरेंस बनानी पड़ेगी, जिससे पोलन ग्रेन जो हवा के अंदर उड़कर आ रहा है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाए। तो उसका सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? तो जो इसका स्टिग्मा होता है उसका स्टिग्मा कैसा एडेप्टेड होता है? वो फीदरी होता है, फीदरी। आई बात समझ में? ठीक है, उसके अलावा जो पोलन ग्रेन लाइट वेट होते हैं वे ड्राई होने चाहिए, साइज में छोटे होने चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर जाएं। तो ये तो हमने बेसिक सा फंडा दे दिया। उसके अलावा क्या हवा को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को किसी नेक्टर की ज़रूरत है क्या? नहीं। फ्रेगनेंस की ज़रूरत है क्या? नहीं। कलरफुल फ्लावर की, कलरफुल पेटल्स की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो इसीलिए इनके जो फ्लावर का जो नेक्टर होगा, नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या नाम लिख रहे हैं, आपको नेक्टर के अलावा फ्रेगनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा कलरफुल रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों की कोई ज़रूरत फ्लावर को नहीं होती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इनका फ्लावर आपको बड़े डल से कलर का देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि वीट। क्या बात करते हैं? गेहूँ। गेहूँ की बालियाँ देखी होंगी आपने, जो गेहूँ की बालियाँ होती है तो दिखाई पड़ते हैं, जैसे गेहूँ के बाल अरे भुट्टा कुकड़ी के जो बाल से होते हैं ना, वो उसके स्टेमन्स होते हैं, स्टिग्मा होता है। ठीक है, फीदरी स्टिग्मा। तो वीट जो भुट्टा होता है, या ये आपके वीट आपके जो कि गेहूँ होता है, और मेज़ जो कि आपका भुट्टा होता है, इनमें क्या देखने मिलता है? इनमें आपको फीदरी एडेप्टेशन देखने मिलते हैं। और इनके फ्लावर भी बड़े अट्रैक्टिव इनके फ्लावर अट्रैक्टिव कलर के नहीं होते। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये इसका एग्जांपल देखने मिलेगा। खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो आपका एयर से पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर होते हैं उनकी ओवरी के अंदर ये जनरली, यूजुअली, नॉर्मली एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल देखने मिलता है। समझ में आएगा? तो आपकी खास बात ये है जो एयर से पॉलिनेटेड होने वाले फ्लावर हैं कि उनमें जो आपका
ये जो ओव्यूल होता है ना, हर एक ओव्यूल के अंदर आपके नॉर्मली एक ही ओव्यूल देखने मिलेगा, समझ में आएगा। उसके अलावा इनके जो स्टिग्मा है, स्टेमन से ये वेल एक्सपोज होने चाहिए ताकि हवा के प्रभाव में आकर ये इजीली क्या कर सके, ट्रांसफर हो सके। क्लियर है। तो ये तो था आपका एनिमोफिली के बारे में। अब सेकंड जो पॉलिनेशन था हम पढ़ते हैं हाइड्रोफिली। इसके बारे में हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, एनिमोफिली किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वे सभी के सभी एनिमोफिली शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। हम चलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोफिली का मतलब हो गया पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन का होना। और 3 तरह के जो एजेंट्स होते हैं उनमें सबसे कम नेचर ने हाइड्रोफिली को सेलेक्ट किया। इसके पीछे का आप मतलब समझिए, रीज़न समझिए कि ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोफिली हो जाए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोफिली पॉसिबल हो यानी पॉलिनेशन बाय वाटर पॉसिबल हो, तो आपका जो स्टेमन है, स्टेमन जो है या आपका स्टिग्मा, ये दोनों के दोनों या तो ये वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहने चाहिए, डूबे हुए होने चाहिए, या वाटर की सरफेस से जस्ट ये टच रहने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन बाय वाटर हो, तो पहली कंडीशन क्या है कि या तो वो बिल्कुल पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए हों, सबमर्ज्ड हों, या फिर वे पानी के अंदर तो फ्लावर मौजूद हो और वे केवल कहाँ तक आ रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं, उनके स्टिग्मा और स्टेमन्स आपके कहाँ हो, सरफेस से टच रहनी चाहिए। यानी या तो स्टेमन्स और आपके जो स्टिग्मा है ये कहाँ होने चाहिए, सरफेस के, वाटर सरफेस से टच होने चाहिए, वाटर सरफेस के ऊपर होने चाहिए, लेकिन टच वाटर सरफेस से रहेंगे, या फिर ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो। तो अगर पानी के ऊपर, अगर पानी की सरफेस के ऊपर आपको वाटर पॉलिनेशन देखने मिल रहा है, हाइड्रोफिली देखने मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी हाइड्रोफिली उसको बोला जाता है। और अगर पॉलिनेशन पानी की सरफेस के अंदर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली उसको हम बोलते हैं। क्लियर है बात। नेचर के अंदर सबसे कम ये सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइपो मतलब नीचे और पॉलिनेशन बाय आपके वाटर। ठीक है, यानी पानी के सरफेस के अंदर आपको पॉलिनेशन देखने मिला है। जनरली इसके अंदर देखने मिलते हैं मरीन ग्रासेस। ठीक है, जो मरीन ग्रासेस होते हैं, सी ग्रासेस जैसे कि जूस्टेरा, ठीक है, जूस्टेरा, उनके अंदर क्या देखने मिलता है, उनके अंदर आपको हाइपो हाइड्रोफिली देखने मिलता है। एपी हाइड्रोफिली जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका वेलिसनेरिया, जो कि फ्रेश वाटर प्लांट होता है। ठीक है, क्या होता है, वेलिसनेरिया, जो कि फ्रेश वाटर प्लांट होता है। इसका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों हालांकि रहते तो पानी के अंदर ही हैं, लेकिन जो इसका फीमेल का जो स्टिग्मा होता है वो पानी की सरफेस तक जाया रहता है नीचे से। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, यहाँ आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से देखिए। ये जो डायग्राम है, आपको जो स्टिग्मा की लेबलिंग है, ये स्टिग्मा वाटर की सरफेस से टच हो रहा है और मेल फ्लावर जो है वो स्टिग्मा से छोटा होता है। और मेल फ्लावर ने क्या किया, मेल फ्लावर से यहाँ से क्या रिलीज हुए, पोलन ग्रेन रिलीज हुए और वे पानी की सरफेस पर पहुंचे। पानी की सरफेस पर पहुंचने के बाद में वहाँ से वाटर के थ्रू क्या हो गया, वो स्टिग्मा तक पहुंच गए। ये किसके अंदर होता है, फ्रेश ग्रासेस, फ्रेश जो आपके प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वेलिसनेरिया के अंदर होता है। ठीक है, और जू ग्रासेस, जूस्टेरा के अंदर आपको जो मरीन ग्रासेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली। लोग पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड रहते हैं, पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे होते हैं, गहराई से होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्सपोज नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइपो हाइड्रोफिली। अब कुछ प्लांट जैसे कि लोटस हुआ, वाटर लिली हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, ये प्लांट जो है इनके स्टेमन और स्टिग्मा पानी की सरफेस से काफ़ी ऊपर होते हैं, यानी एक्सपोज इन दी एयर, वे पानी के कांटेक्ट में नहीं रहते। यानी हाइड्रोफिली करने के लिए पानी के कांटेक्ट में स्टेमन और स्टिग्मा का रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द प्लांट आपको क्या देखने मिलेंगे, वो पानी के अंदर भले ही रहते हों लेकिन पानी से बाहर एक्सपोज रहते हैं, कांटेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। इसीलिए या तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होंगे या फिर पॉलिनेशन बाय एयर होगा, पॉलिनेशन बाय वाटर में वहाँ पर देखने नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी अगेन वाटर को, यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, पोलन ग्रेन। यहाँ पर कैसे होंगे, पोलन ग्रेन वहाँ पर एयर में ड्राई थे, लेकिन यहाँ के जो पोलन ग्रेन हैं उनके बाहर पानी से सड़ने से बचाने के लिए पोलन ग्रेन्स के बाहर में क्या होने चाहिए, उनके बाहर में एक स्टिकी कवरिंग होनी चाहिए, एक म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। ये प्लांट की एडेप्टेशन है ताकि पानी के अंदर सड़ने से बचा सके। उसके अलावा पोलन ग्रेन की शेप कैसी होती है, रिबन शेप का होता है ताकि उसे पानी के अंदर फ्लो करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, ये आई बात समझ में। और यहाँ पर भी नेक्टर
की, फ्रेगनेंस की और कलरफुल फ्लावर की जनरली कोई किसी तरह की रिक्वायरमेंट आपको देखने नहीं मिलती है। तो ये क्या था, ये था आपका हाइड्रोफिली, ये थी आपकी एनिमोफिली। एबायोटिक एजेंट से पोलिनेशन होने वाले, आपके एबायोटिक एजेंट से पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर का जो केस था वो ये खत्म हो चुका, और ये दोनों को मिलाकर एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है आपको, इन दोनों को बोला जाता है, ये दोनों के दोनों आपके एबायोटिक एजेंट से पोलिनेटेड होते हैं, जिसका नेचर के अंदर परसेंट ऑलमोस्ट 15 to 20% देखने मिलता है आपको। इतना 15 से 20% जितने भी पोलिनेशन देखने मिलते हैं उनमें आपको क्या देखने मिलता है, उनको आपको एनिमोफिली और आपको हाइड्रोफिली से देखने मिलते हैं। रेस्ट 80% पोलिनेशन बाय एनिमल से होता है, ठीक है। और उसमें भी जो एनिमोफिली है वो होता है आपका 11 से आपके 16% के आसपास आपका क्या देखने मिलता है, एनिमोफिली देखने मिलता है, और आपके लगभग 4% के आसपास केवल क्या देखने मिलेगा, हाइड्रोफिली देखने मिलेगा। इसका मतलब पोलिनेशन बाय वाटर नेचर ने सबसे कम इस चीज को बढ़ावा दिया है। समझ में आया बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है पोलिनेशन बाय एनिमल। पोलिनेशन बाय एनिमल को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जूफिली। अब मेजोरिटी ऑफ द प्लांट जो भी होते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर्स जो होते हैं वे किससे पोलिनेट होते हैं आपके, वे होते हैं आपके इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेट, मतलब होते तो एनिमल्स से हैं लेकिन एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा किससे होते हैं, इंसेक्ट से होते हैं। इसीलिए जूफिली पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट को हम इक्विवेलेंटली क्या बोल देते हैं, एंटेमोफिली भी बोला जाता है। एंटेमोफिली क्या होता है, एंटेमोफिली होती है पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। एंटेमोफिली क्या होती है कि पोलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है, और ये इक्विवेलेंट होती है किससे, जूफिली के, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इसी के थ्रू होते हैं। तो पोलिनेशन बाय आपके इंसेक्ट आपको देखने मिलता है। अब इंसेक्ट से अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्लावर इंसेक्ट से क्या हो, पॉलिनेटेड हो, तो आपको सबसे पहले तो इंसेक्ट को इस चीज़ के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि वो इंसेक्ट आए और इंसेक्ट आकर उस प्लांट को क्या करे, पॉलिनेट कर दे। अब ऐसा तो है नहीं आपने इंसेक्ट को फ़ोन मिलाया कि भाई इंसेक्ट मैं बोल रहा हूँ, फला फ्लावर बोल रहा हूँ, और तू एक काम कर, तो अगर पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट हो रही, पॉलिनेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट वो एनिमल को, इंसेक्ट को लालच देते हैं। प्लांट पॉलिनेटेड एजेंट यानी एनिमल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट किया। यहाँ पर प्लांट, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपका इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्लांट ने एनिमल के अकॉर्डिंग अपने आप को इवोल्व किया, ताकि वो तरह तरह से मेथड अपनाकर इंसेक्ट को क्या कर सके, या एनिमल को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। समझ में आई बात, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब जो आपका ये था इंसेक्ट जो था, ठीक है, उसे अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्लावर को अपने पेटल जो है वे कलरफुल रंग बिरंगे फ्लावर बनाने पड़ेंगे, खूबसूरत फ्लावर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट हो जाए। दूसरा, अगर इंसेक्ट कहीं वहाँ पर ना हो, इंसेक्ट की पहुँच में फ्लावर ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसे फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, खुशबू उसके अंदर से निकलनी चाहिए, जिससे उस फ्रेगनेंस की वजह से क्या हो, वो फ्लावर वो सूंघ कर, वो इंसेक्ट या वो जानवर सूंघ कर उस तक पहुँचे, और जैसे वहाँ पर आए और देखे अरे ये तो बड़े सुंदर कलर के फ्लावर है, और उससे अट्रैक्ट हो जाए, और अट्रैक्ट होने के बाद में क्या करे, वो अपना उसको पॉलिनेट कराने में हेल्प करते। और अट्रैक्ट होने के बाद एक्चुअल में करता क्या है, वो इंसेक्ट वहाँ पर जाएगा फूड के लिए, या तो पोलन ग्रेन खाने के लिए जाएगा, या उसे मिलेगा वहाँ पर नेक्टर मिलेगा। ये दो चीज़ें जो होती है जिनकी वजह से क्या होता है, इंसेक्ट फ्लावर की तरफ को अट्रैक्ट होगा, और फ्लावर इन्हीं चीज़ के लिए एट्रैक्टेड होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी होती है जो आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं, और इन दोनों का इवोल्यूशन साथ साथ हुए से क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यानी आपका फ्लावर क्या करता है, इंसेक्ट को विजिट करने के चक्कर में, विजिट करने के एवज में क्या देता है, उसे कुछ रिवार्ड देता है, जिन्हें फ्लोरल रिवार्ड बोलते हैं। वे फ्लोरल रिवार्ड क्या होते हैं, नेक्टर भी होता है जो कि शुगरी सब्सटेंस होता है, और साथ में पोलन ग्रेन्स होता है, इसे खाने के लिए देता है। रिवार्ड का मतलब समझिए, आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वो रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा था, और वहाँ पर अगर उसे भरपूर अमाउंट में बढ़िया करके खाना ना मिला, तो अगली बार ना तो वो खुद जाएगा, तो अपने किसी जानने वाले को जाने देगा। तो यही कहानी है कि अगर एक बार इंसेक्ट ने फ्लावर, जो आपका फ्लावर है वो कलरफुल बना दिया, खुशबू भी अच्छी आ गई, लेकिन वहाँ पर उसे फूड अच्छा ना मिला, नेक्टर गुड क्वालिटी का नहीं मिला, अच्छा नेक्टर ना मिला, आपको पोलन ग्रेन भी अच्छी क्वालिटी का ना मिला, तो वो इंसेक्ट दोबारा उस पर विजिट नहीं करेगा। इसीलिए उन्हें अच्छी क्वालिटी का नेक्टर बनाना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का क्या करना पड़ता है, पोलन ग्रेन, उनको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा फूड उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ता है, ताकि एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दे, एक बार आओ और बार बार आओ, ये वाली पॉलिसी यहाँ पर चलती है। तो ये किसकी है, ये पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो आपको नेक्टर या पोलन ग्रेन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जैसे कि आपके सभी इंसेक्ट फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, फ्रेगनेंस होती है अट्रैक्ट करने के लिए, और आपके सभी इंसेक्ट आपके फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कुछ बैड या फॉल स्मेल से भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और उसी सीरीज में कुछ इंसेक्ट का नाम है जिसका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है बीटल्स। क्या नाम होता है, बीटल्स।
बीटल्स क्या करता है, बीटल्स बैड स्मेल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये होता है इस बुरी, बेकार, भद्दी, गंदी स्मेल होने की वजह से कोई भी दूसरा जानवर इनके पास नहीं आता, कोई भी दूसरा जानवर इनके पास नहीं होगा, तो अगर बीटल्स वहाँ पर मौजूद होगा तो उसका शिकार करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुरी स्मेल की वजह से वो उस फ्लावर के पास नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, वो फ्लावर उसे एक तरह से उस बीटल्स को शेल्टर भी दे रहा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा रहा, और उसको अंडे रखने के लिए जगह भी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल क्या होगा, बीटल्स की जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि आपके एमोर्फोफेलस बोलते हैं जमीकंद को, किसे बोलते हैं, जमीकंद को, एमोर्फोफेलस, जिसका फ्लावर खुद में कितना लंबा होता है, 6 फीट टॉल का फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर इन दी वर्ल्ड होता है, और इसे क्या बोलते हैं, हिंदी या उर्दू में जमीकंद बोलते हैं। और इसका कॉमन इंग्लिश नेम क्या हो गया, एलिफेंट फूट येम होता है शायद इसका कॉमन नेम, श्योर नहीं, आई एम नॉट श्योर, एलिफेंट फूट येम, ये शायद इसका कॉमन इंग्लिश नेम होता है। ठीक है, एमोर्फोफेलस 6 फीट लंबा सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, ये बीटल्स से होता है। और बीटल्स क्या करते हैं, इसके अंदर जाकर अंडे देते हैं, यानी अंडे देने के लिए नहीं, क्योंकि उसके पास में नेक्टर और पोलन ग्रेन इस तरह खाने के लिए नहीं थे, तो उसने क्या दिया, रिवार्ड के तौर पर क्या दिया, बजाय नेक्टर और पोलन ग्रेन देने के क्या दिया, उसे अपने अंडे देने के लिए जगह दे दी, रूम किराए पे दे दिया, प्रोटेक्शन और करवा दी उसकी। क्लियर है बात? तो ये तो ठीक इसके बारे में बात की, तो थी इनके बारे में बात। इसके अलावा कुछ और प्लांट जैसे कि फिग एंड फिगवास्प, ये हो गए आपके। उसके अलावा यक्का एंड यक्कामोथ, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह के प्लांट हैं कि जिनका साथ साथ एक ऐसा को इवोल्यूशन हुआ है कि अगर इन दोनों में से फिग एक प्लांट है, फिगवास्प एक इंसेक्ट होता है, यक्का एक प्लांट होता है, यक्कामोथ एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से, जैसे मैं बात करूँ फिग एंड फिगवास्प की, अगर इन दोनों में से आप एक भी चीज, फिगवास्प को अगर आपने खत्म कर दिया तो फिग भी खत्म हो जाएंगे, अगर आपने फिग को खत्म कर दिया तो फिगवास्प अपने आप खत्म हो जाएंगे। यानी तेरे बिना हम अलग, मतलब एक दूसरे के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। एक दूसरे के बिना ये लोग जिंदा नहीं रह सकते, इन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है, और ऐसे इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन बोला जाता है। तो फिग एंड फिगवास्प का, यक्का एंड यक्कामोथ का साथ साथ को इवोल्यूशन हुआ है। फिगवास्प क्या करता है, या यक्का, ये इंसेक्ट क्या करते हैं, ये इनको पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं, और जबकि ये प्लांट इनको अपने अंदर अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में होता है इनका मैकेनिज्म ऐसे ही है कि जैसे कि फिगवास्प का अगर मैं आपको फ्लावर की बात करूँ तो उसका फूड कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आपके ये दिखाई पड़ रहा, ये आपका मेल पार्ट होगा, यहाँ पर ये फीमेल पार्ट होंगे, यहाँ पर अंडे देने के पाउच होंगे। तो जैसे फिगवास्प का साइज केवल इतना है कि उसके थ्रू केवल और केवल फिगवास्प ही एंटर कर सकता है, और दूसरा कोई इंसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आएगा समझ में? तो उसके अंदर एंटर करता है, एंटर करने के साथ साथ जैसे ही इनके थ्रू निकलता है तो बॉडी उसकी यहाँ से रब होती है। जैसे बॉडी रब हुई, रब होने के लिए क्या हुआ, यहाँ से पोलन ग्रेन झड़कर यहाँ नीचे गिरे, और वो आकर अपना यहाँ अंडे देते। दो फायदे हो गए, जैसे ही वो फिगवास्प अंदर एंटर कर रहा था, पॉलिनेशन में काम कर दिया, और उसे अंडे देने के लिए सेफ प्लेस मिल गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोइवोल्यूशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बड़े तेज होते हैं, कुछ प्लांट क्या करते हैं, तो बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ठग, होते हैं ना ठग, चोर, ठग, धोखा, चूना लगाने वाले, ठीक है। वे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई तुम्हें फूड दे खाने के लिए, नेक्टर दे खाने के लिए, ठीक है, हम तेरा पॉलिनेशन बड़ा अच्छा सा करा देंगे, ठीक है। अब प्लांट बेचारे कुछ भोले होते हैं, वे बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट बोलते हैं फूड दे दिया, नेक्टर दे दिया खाने के लिए, लेकिन वे पॉलिनेशन करने में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे विजिटर को हम क्या बोलते हैं, विजिटर मतलब या इंसेक्ट को या ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पोलन रोबर। रोबर बोलते हैं डकैत, रोबर बोलते हैं चोरी को, ठीक है, रोबरी, डकैती, ठीक है। रोबर बोलते हैं क्या, किसे, डकैत को। तो पोलन ऐसा इंसेक्ट या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आ रहा है, पोलन ग्रेन खा गया, सारे नेक्टर खा गया, लेकिन पॉलिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करा, उसे क्या किया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसे हमने पोलन दे दिया, पोलन रोबर का नाम दे दिया। लेकिन कुछ प्लांट भी शाने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, ओफायरस। ओफायरस क्या होता है, एक ऑर्किड होता है। ये आप कहाँ पढ़ेंगे, ये आप इकोलॉजी के इंट्रैक्शन, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, उसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन, उसमें लास्ट ही पेज पे गिवन है आपके, ठीक है। ओफायरस क्या होता है, ओफायरस एक ऑर्किड होता है, ठीक है। और इस ऑर्किड की खास बात क्या होती है, इस ऑर्किड के जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स, पत्तियां होती है, उन पेटल्स में से जो एक पेटल होता है वो बिल्कुल हूबहू ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कि फीमेल इंसेक्ट है।
ओफायरस जिस इंसेक्ट से क्या होता है, पॉलिनेट होता है, उस इंसेक्ट स्पीसीज की जैसे एक फीमेल होती है ना, उसी फीमेल की तरह ये फ्लावर अपना क्या कर लेता है, पेटल कर लेता है। रिजल्ट ये हुआ कि वो मेल इंसेक्ट जैसे ही उस फ्लावर को देखता है तो उसे लगता है कि फ्लावर के ऊपर क्या बैठा है, उसी इसकी स्पीसीज की फीमेल इंसेक्ट बैठी हुई है। वो जाएगा उस पेटल से कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर पेटल्स के अलावा कुछ और है क्या, फीमेल है क्या, नहीं है, तो वहाँ पर सेक्सुअल पॉपुलेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो वो झुंझलाकर दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, इसी तरह वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। ठीक है, और इस तरह की पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, स्यूडो पॉपुलेशन। यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पर एक हिसाब से अगर हम बात करें तो स्यूडो पॉपुलेशन जैसे कि ये देखा, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि प्लांट ने एनिमल का इस्तेमाल कर लिया। एनिमल को क्या हुआ, एनिमल को हालांकि फूड वगैरह खा लेता है, ले लेता है, इस्तेमाल कर लेता है वहाँ से, लेकिन एनिमल का पर्पस क्या था, वो पर्पस उसका वहाँ पर सॉल्व नहीं होता है। क्लियर है बात। तो ये तो थी आपके बात पॉलिनेशन की, और पॉलिनेशन इसी के साथ साथ क्या होता है, पॉलिनेशन इसी के साथ साथ आपका खत्म होता है। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अगली चीज क्या आती है आपके, अगली चीज आती है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखिए हमने एक चीज शायद आपको बताई हो और नहीं बताई होगी, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन 100% ऑटोगेमी हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 100% किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए जो उसका एंथर होता है और स्टिग्मा होता है, एंथर एंड स्टिग्मा, सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि वे दोनों के दोनों पास होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए कि एंथर जैसे ही डेहिस्ड हो उससे पोलन ग्रेन रिलीज होकर डायरेक्ट कहाँ गिरे, स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरे। पहली कंडीशन तो यही है। ठीक है, आई बात समझ में, यानी इनकी पोजीशन एंथर और स्टिग्मा की दूर नहीं होनी चाहिए, पास होनी चाहिए कि एंथर बर्स्ट हो और पोलन ग्रेन कहाँ गिरे, डायरेक्ट स्टिग्मा पर गिरे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरेशन टाइम है, मैच्योर होने का जो टाइम है वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों भी टाइम डिफरेंट हो गए, भाई अगर एंथर मैच्योर पहले हो गया और स्टिग्मा ना हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया क्या, नहीं होगा, या स्टिग्मा पहले हो गया एंथर ना हुआ तो भी हो गया क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैच्योरेशन की सिंक्रोनिसिटी, जो मैच्योरेशन की सिंक्रोनिसिटी होती है, मतलब मैच्योरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो मैच्योरेशन का टाइम इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो कंडीशन यही है। अब चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है आपका, एक तरह से इसे हम इनब्रीडिंग भी बोलते हैं, और लंबे समय तक अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं, लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है, तो कुछ पुराने रेसेसिव कैरेक्टर जो होते हैं वे उभर कर सामने आ जाते हैं। और रेसेसिव कैरेक्टर के साथ साथ उसके अलावा आपको क्या देखने मिलेगा, उस प्लांट की फर्टिलिटी पर भी फर्क देखने मिलेगा और उसकी प्रोडक्शन पर भी क्या देखने मिलेगा, फर्क आपको देखने मिलता है। ठीक है, और इस कंडीशन को जहां पर उसकी प्लांट की फर्टिलिटी, प्रोडक्शन और उसके रेसेसिव कैरेक्टर उभर कर सामने आ रहे हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए नेचर ने कुछ टेक्निक इस्तेमाल की, कुछ डिवाइसेस डेवलप किए, जो वे डिवाइसेस जो कि क्या करते हैं, जो प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को और डिस्करेज करते हैं किसे, सेल्फ पॉलिनेशन को। यानी एक्सेप्ट करेंगे किसे, वे क्रॉस पॉलिनेशन को, और रिजेक्ट करेंगे किसे, सेल्फ पॉलिनेशन को, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन आपके इवोल्यूशन में, वेरिएशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। उसके अलावा इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कॉज करता है। तो दो प्रॉब्लम हो गई सारे प्लांट के लिए। नेचर में कुछ प्लांट ने कुछ टेक्निक डेवलप करी, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को अपना कम बढ़ावा देंगे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को आपको डिस्करेज करेंगे और बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। ऐसे डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इनको बोला जाता है। समझ में आई बात, क्लियर है। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपके कितने होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। दो तो यही है कि एंथर और स्टिग्मा, जिनका मैच्योर होने का टाइम सेम है, इसके मैच्योरेशन के टाइम को डिफरेंट कर दो। यानी एंथर और स्टिग्मा प्लांट फ्लावर का डेवलप कर लेता है सेल्फ पॉलिनेशन को रिजेक्ट करने के लिए, कि या तो पहले एंथर को मैच्योर कर लिया या पहले स्टिग्मा को मैच्योर कर लिया। इतने एक मैच्योर पहले हुआ, दूसरा मैच्योर बाद में होता है, इतने बाद वाला मैच्योर होता है, इतना वो पहले वाला मैच्योरेशन फेज से निकलकर क्या चला जाता है, खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया, यानी मैच्योरेशन की सिंक्रोनिसिटी को डिस्टर्ब कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी। यानी डाइकोगेमी का मतलब क्या हो गया कि मैच्योरेशन की जो सिंक्रोनिसिटी थी उसे ब्रेक कर दिया, या तो मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा सेकंड टेक्निक क्या थी, सेकंड टेक्निक ये थी कि एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन पास होनी चाहिए, इनकी लोकेशन इतनी दूर कर दो, इस तरह से एंथर और स्टिग्मा की लोकेशन हो कर लेते हैं प्लांट अपने अंदर कि उसका जो
पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होने के बाद में, ये सॉरी पोलन ग्रेन एंथर डेज होने के बाद में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर गिर ही नहीं सकता पोजीशन के हिसाब से। तो उस कंडीशन से क्या मिलता है, सेल्फ पोलिनेशन को आपको डिमोट होता है और क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट होता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली। क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली बोला जाता है। तीसरी कंडीशन आपके सामने आती है यूनिसेक्सुअलिटी के। प्लांट अपने ऊपर केवल एक ही तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करे, बोले भैया मैं तो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करूंगा और दूसरे प्लांट की जरूरत पड़े, यानी जब दो अलग अलग प्लांट हो गए, दो अलग अलग जेनेटिक्स वहाँ पर इन्वॉल्व होगी, तो सेल्फ पोलिनेशन की जगह क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। जैसे कि किसके अंदर, खजूर के अंदर, पपीते के अंदर आपको देखने मिलती है। लास्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, देखो बच्चों ध्यान से समझिए कि हर एक सेल अपने पोलन ग्रेन को, स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को पहचानता है, हर एक सेल अपनी सेल को पहचानती है, बॉडी अपनी कोशिकाओं को बड़ी आसानी से पहचान लेती है। यानी एक सेल दूसरी सेल को ये देखकर पहचान लेती है कि उसका और उसका जेनेटिक्स कॉमन है। आई बात समझ में। तो प्लांट क्या करता है, कुछ प्लांट ने अपने अंदर ऐसी एडेप्टेशन लिया है, कुछ प्लांट अपने अंदर ऐसे एडेप्टेशन लिया है कि सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देने की बजाय वे क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं बाय मींस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और वो पॉसिबल कैसे हो पाया, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर अगर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पोलन ग्रेन क्या करता है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर जर्मिनेट गिरता है, फॉल ऑफ होता है, पोलिनेशन होता है। तो स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा ये करता है कि जो उसी के जेनेटिक्स का, यानी जो उसी के प्लांट का पोलन ग्रेन है, वो उसे पहचान कर उसे रिजेक्ट कर देता है, और उसी स्पीसीज का अगर कोई दूसरा पोलन ग्रेन वहां पर मौजूद है दूसरे प्लांट का, तो उसे क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, और सेल्फ स्टेरिलिटी। क्लियर है बात। तो ये चीज यहाँ पर सामने निकलकर आपके सामने आती है, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया, आपके नेचुरल मेथड हो गए, जिसे हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए। अगर आपको क्रॉस पोलिनेशन अपने आर्टिफिशियली कराना हो तो जिस टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो टेक्निक है जिनमें हम सेल्फ पोलिनेशन को आर्टिफिशियली, ह्यूमन के, ठीक है, और ये आउटब्रीडिंग डिवाइस तो नेचुरली होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपको आर्टिफिशियली क्या करते हैं, आप सेल्फ पोलिनेशन को रिजेक्ट करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करते हैं। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आपको दो टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली टेक्निक होती है आपकी इमैस्कुलेशन और दूसरी होती है आपकी बैगिंग। एक टेक्निक क्या हुई, इमैस्कुलेशन, और दूसरी टेक्निक क्या हुई, बैगिंग। ई का मतलब रिमूवल करना, मैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट। यानी अगर आप चाहते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन ना करे, यानी उसी प्लांट के पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा को जर्मिनेट ना कर दे, उसके आपके मेल पार्ट को फर्टिलाइज ना कर दे, तो सबसे पहले आप क्या करो, फ्लावर के मैच्योर होने से पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लावर के मैच्योर होने से पहले उसका एंथर क्या कर दो, रिमूव कर दो बाय यूजिंग ए फोर्सेप। और फोर्सेप की मदद से एंथर के रिमूव करने लगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर बाय यूजिंग ए फोर्सेप, ठीक है, फोर्सेप की मदद से एंथर को रिमूव करना, इसे हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। जैसे ही आपने फ्लावर का एंथर रिमूव कर दिया, फ्लावर के ऊपर क्या बचा, केवल स्टिग्मा बचा, यानी फ्लावर अब बाइसेक्सुअल से क्या बन गया, यूनिसेक्सुअल बनेगा। अब चूंकि स्टिग्मा भी अभी मैच्योर नहीं हुआ इसका, अब स्टिग्मा को आप क्या कर देंगे, कॉटन पेपर से या बटर पेपर से या फिर आप किसी पॉलीथीन से उसके स्टिग्मा को क्या कर दो, कवर कर दो, ताकि कोई दूसरी स्पीसीज का, कोई दूसरे प्लांट का या अनकंटामिनेटेड कोई दूसरा ऐसा पोलन ग्रेन जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो उसे पॉलिनेट ना कर दे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। फिर आप करते हैं इंतजार, क्या करते हैं, इंतजार। वेट करने के बाद में आपने क्या किया, वेट करने के बाद में आपने जब वो फ्लावर मैच्योर होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट जब वो मैच्योर होता है, तो उस पर आपने अपने पोलन ग्रेन जो आपके डिजायर्ड पोलन ग्रेन होते हैं वे क्या करते हैं, उसके ऊपर डालकर उसे वापस से क्या कर देते हैं, बैग से कवर कर देते हैं। क्लियर है बात। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। और इस तरह आप डिजायरेबल फ्लावर्स के थ्रू आर्टिफिशियल तरीके से आपने सेल्फ पोलिनेशन को रिजेक्ट किया और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दिया, और इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। समझ में आई बात, क्या बोलते हैं इसे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक के, ठीक है। तो ये तो थी आज की हमारी बात, जिसमें हमने पोलिनेशन के बारे में देखा, सेल्फ पोलिनेशन को रिजेक्ट और क्रॉस पोलिनेशन को एक्सेप्ट करने के नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से देखा। अब पोलिनेशन हमारा हो गया, अब पोलिनेशन करने के बाद में हमारा होता क्या है,
पोलिनेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया, पोलिनेशन क्या होता है वो भी देख लिया। अब हमने पोलिनेशन करा दिया, मतलब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है। अब उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या घटनाएं घटती हैं, क्या इवेंट्स होते हैं, उसके बाद में किस किस तरह से इनमें फर्दर आगे केमिकल कम्युनिकेशन होने के बाद में कैसे लाइफ आगे पॉसिबल होगी। ये सारी चीज़ों को हम अगले टॉपिक में देखेंगे जिसका नाम क्या है, पोलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? तब तक पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे भैया। जो तुम्हें पढ़ा दिया गया है मैंने अब तक उसे वापस से रिकॉल करें। 1 घंटे में मैंने एक लेक्चर वाली वो 1 शॉट वीडियो इसकी डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, ऑलरेडी साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसमें एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। टाइम सा वैसे जैसे ही लगेगा तो उसमें माइक वगैरह आ गया है। ठीक है, तो जैसे टाइम वगैरह लगेगा तो उसे दोबारा रिपीट कर देंगे, सही से रिकॉर्ड करके तब दोबारा सेंड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।